हमारी PLSQL की जो है वो तीसरी क्लास है और PLSQL जो है वो उसके बारे में मैंने आपको कहा था कि PLSQL जो है वो ऑरेकल की अपनी लैंग्वेज है, ऑरेकल की अपनी लैंग्वेज है। SQL ऑरेकल की अपनी लैंग्वेज नहीं है। SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको हर प्रोग्रामिंग में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑरेकल के फॉर्म्स की जब हम बात करेंगे, ऑरेकल के जो ऑरेकल डेवलपमेंट में जो ऑरेकल के फॉर्म्स है, उस ऑरेकल फॉर्म को यूटिलाइज उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक आप क्या नहीं सीखोगे PLSQL, ठीक है। तो PLSQL के जो है वो स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी कि भाई ये PLSQL होता है। PLSQल जो है वो ब्लॉक होता है। क्या होता है? ब्लॉक होता है, जो कि किससे स्टार्ट होता है? बिगिन से स्टार्ट होता है और एंड तक खत्म हो जाता है, ठीक है। एक मरतबा दोबारा मैं एक छोटा सा PLSQL का को ब्रीफ करता हूँ कि सेट लाइन्स 100, सेट पेजेस 50। PLSQL सीख क्यों रहे हैं? मकसद क्या है? PLSQL इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है ऑरेकल फॉर्म बिल्डर पे काम करना। ऑरेकल फॉर्म बिल्डर पे काम नहीं कर सकते, ट्रिगर्स नहीं लगा सकते, फॉर्म बना सकते हो लेकिन ट्रिगर्स नहीं लगा सकते हो, उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हो जब तक आपको PLSQL ना आती हो। तो PLSQL का जो है वो जब हम PLSQL की प्रैक्टिस करने लगे हैं तो PLSQL की प्रैक्टिस हम किस पे कर रहे हैं भाई? SQL प्लस पे कर रहे हैं। SQL प्लस की स्क्रीन आपके सामने, SQL प्लस की स्क्रीन आपके सामने, इस पे हम जो है वो SQL प्लस की स्क्रीन यहाँ पर मौजूद है। तो SQL प्लस की स्क्रीन में जब हम PLSQL का कोड लिखेंगे, यहाँ पर वो पड़े हुए हैं, चेयर्स पड़े हुए हैं, चेयर उठा लो। फिलहाल एक ले लो, कोई आता है। तो PLSQL के जो है वो क्या बात कर रहा था मैं? PLSQL। तो PLSQL जो है वो क्यों जरूरी है? ऑरेकल के फॉर्म में हम यूज करेंगे, ठीक है। PLSQL स्टार्ट कहाँ से होती है? PLSQL जब हम SQL प्लस पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे और PLSQL की कोडिंग का जवाब मांगेगी, किससे? डेटाबेस से जवाब मांगेगी, क्योंकि डेटाबेस तो कॉमन है। डेटाबेस कौन सी लैंग्वेज जानता है? SQL जानता है। डेटाबेस कौन सी लैंग्वेज जानता है? SQL जानता है। जिस तरह हम आपस में कम्युनिकेट उर्दू में कर रहे हैं, तो डेटाबेस कौन सी लैंग्वेज जानता है? SQL। अगर हम उसको PLSQL की कुछ कोडिंग लिखेंगे तो वो नहीं समझेगा, वो एरर देगा, वो जवाब सही नहीं देगा। तो हमें क्या बताना पड़ेगा? उसके अंदर ऑरेकल डेटाबेस के अंदर कुछ एक सर्विस होती है, ठीक है, सेट सर्वर आउटपुट। सेट सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ता है, सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो आप क्यूरी लिख रहे हो उस पे आपको रिटर्न भी देना स्टार्ट कर देगा कौन? ऑरेकल डेटाबेस। क्या क्यूरी लिखनी पड़ेगी? PLSQL पे जिस तरह वर्किंग करते हो। तो स्टार्ट होती है बिगिन। अच्छा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट और ये ऑन कर दोगे। क्या लिखोगे? सेट, क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी क्या है? सेट सर्वर आउटपुट। सर्वर आउटपुट जो है इसको सेट करोगे, क्या कर दोगे? इसको बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है तो इसको क्या कर दोगे? ऑन कर दोगे। अब सर्वर आउटपुट ऑन हो गया। अब जो है वो मैं अगर कोई PLSQL की क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पर, सिंपल सी जो सिंपल सा ब्लॉक होता है वो क्या कहलाता है? बिगिन से स्टार्ट होता है और बीच में जो भी आपने स्टेटमेंट लिखनी हो तो स्टेटमेंट लिख ले, कुछ ना लिखना तो वो एरर दे देगा। तो अगर ब्लैंक भी छोड़ना है तो उसमें बीच में नल लिख दें, ठीक है। नल लिखने के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेट और इसको एंड कर दें। तो क्या किया? बिगिन एंड, बिगिन और एंड के दरमियान आपने अपनी स्टेटमेंट लिखी और बैकस्लैश किया। तो वो क्या कह रहा है? जवाब उसने नहीं दिया लेकिन कोई एरर भी नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये एरर, ये जवाब कौन दे रहा है? डेटाबेस। तो डेटाबेस को कैसे पता चला कि आपने क्या लिखा है? ये सेट सर्वर आउटपुट ने की। सर्वर आउटपुट जो है उसको ऑन किया तो फिर ऑरेकल डेटाबेस ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप सबसे पहले आप बिगिन लिखोगे, आपने बिगिन लिखा, उसने बिगिन समझ लिया, ठीक है। तो स्टार्ट एंड कहाँ पे करोगे? एंड पे करोगे। बीच में स्टेटमेंट लिखोगे। तो ये छोटा सा जो है वो एक ब्लॉक है जो स्टार्ट होता है बिगिन से, बीच में स्टेटमेंट लिख दें आप और इसको एंड कर दें और बैकस्लैश से इसको चला दे तो ये प्रोसीजर चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक और मतलब इसमें डिक्लेरेटिव कंडीशन भी लगा सकते हैं, इसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हो आप। तो डिक्लेरेटिव कंडीशन लगाने के लिए बिगिन से ऊपर क्या लगाएंगे? डिक्लेयर करेंगे। तो क्या करेंगे? डिक्लेयर। मैंने कहा डिक्लेयर कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया A और इसकी डेटा टाइप भी डिफाइन कर दी। इस तरह कॉलम हम टेबल में बनाते हैं तो इस तरह यहाँ पर क्या बनाएंगे? वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल मैंने बनाया
और इसको मैंने कहा ये नंबर है, इसके अंदर क्या जाएगा, नंबर जाएगा। और फिर मैंने कह दिया कि भाई बिगिन, ठीक है। अब जो ऊपर डिक्लेयर किया है मैं उस डिक्लेयर में कुछ वैल्यू भी फिर पा सकता हूँ। तो जो डिक्लेरेटिव सेक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसमें कोई वैल्यू मूव करवाने के लिए क्या होता है, वो ऊपर जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया ए, उस ए को नीचे लिखें बिगिन के बाद और कॉलन लगाएं, कॉलन और इक्वल टू, कॉलन जिसकी तरफ होगा तो उसमें वैल्यू जारी होगी। वैल्यू राइट से लेफ्ट में जाती है, तो लेफ्ट में क्या वैल्यू लिखी हुई है ए, तो ए में हमने कहा यार इसमें 100 मूव करवा दो, क्योंकि ऊपर डेटा टाइप का नंबर डिफाइन कर चुका हूं मैं, तो मैंने कहा ए में क्या मूव करवा दो 100। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया, नल की जगह क्या कर दिया मैंने, ऊपर वाले में नल लिखा था ना, अब मैंने इस वाले में ये प्रोसीजर था, जो ब्लॉक बनाया था उसमें नल था, इसमें क्या किया मैंने ए के अंदर 100 मूव करवा दिया। जब ए में 100 मूव करवा दिया तो फिर मैंने कहा कि चलो एंड कर देते हैं। अच्छा एंड यहाँ लिख लो, एंड नीचे लिख लो, कोई मतलब नहीं, मतलब प्रोसीजर जो पड़ेगा एक ही लाइन में भी लिख सकते हो आप। बैकस्लैश एंटर पे क्या किया उसने कहा यार PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कि भाई PLSQL प्रोसीजर आपने सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर दिया, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। अब आप चाह रहे हो यार मैंने जो ए मूव करवाया है ए की वैल्यू मुझे वापसी में मुझे आउटपुट दे दे कि भाई ए में ये वैल्यू है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा डिक्लेयर ए, इसको नंबर डिफाइन कर दिया और फिर बिगिन किया, फिर ए के अंदर मैंने 100 मूव करवाया। अब मुझे डिस्प्ले करवाना है, अब मुझे रिटर्न लेना है। रिटर्न लेने का तरीका PLSQL ब्लॉक में होता है, अगर वो कंडीशन आप SQL प्लस की इस वाइड स्क्रीन में लिखते हो तो ये दो चीजें, एक पहली चीज जो वाइड स्क्रीन में लिखने के लिए शर्त थी वो क्या था, सेट सर्वर आउटपुट। फॉर्म पे आपको ये जरूरत नहीं है सेट सर्वर आउटपुट ऑन करने की, ठीक है। ये SQL प्लस पे चुके इस कोडिंग को यूज करोगे, बनाना सीखोगे तो यहाँ पर आपको जरूरत है, ठीक है। और आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने का भी इसमें इसके लिए है, इस वाइड स्क्रीन के लिए। इस प्रोसीजर को कहीं और लिखोगे तो उसका मेथड अलग होगा, लेकिन इस वाइड स्क्रीन पे चूंकि आपको रिजल्ट चाहिए तो आप लिखोगे यहाँ पर dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, ठीक है। dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और ब्रैकेट में मैंने कहा ये जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया ना और उसके अंदर 100 मूव करवाया, तो 100 तो मूव करवा दिया वो तो हमें पता है, तो ए जो है वो उसको प्रिंट भी करवा दो। क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। तो मैंने कहा ए और ब्रैकेट बंद, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और मैंने कहा इसको एंड कर दो और फिर बैकस्लैश। तो बैकस्लैश अब आपने किया तो अगर गौर से देखिए उसने ये जुमला दोबारा लिख दिया, क्या यस द प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, लेकिन उसके साथ साथ उसने आंसर भी दिया। क्या आंसर दिया, 100, ठीक है भाई, ये है कहानी। अब इसमें जो है वो मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर और फंक्शन वो भी इसमें बनाए जाते हैं। प्रोसीजर हमने अभी डिस्कस किया था, हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसमें बनाया नहीं है अभी हमने, लेकिन फंक्शन हम बना चुके हैं। फंक्शन कैसे बनाया था, फंक्शन हमने कहा था कि हम फंक्शन में एक वैल्यू दी जाती है और वापस वो वैल्यू देता है। फंक्शन तो लाजमी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ये हमारी बात हुई थी, ठीक है ना। फंक्शन हमेशा कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अब मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर एक फंक्शन बनाता हूँ। मेरा फंक्शन ये, इस फंक्शन बनाने का कोई ना कोई मकसद होगा ना भाई। इस सिंपल सा एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन में कोई भी वैल्यू लिखूँ, उस फंक्शन में कोई भी वैल्यू लिखूँ तो जवाब मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाए। एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन में कोई भी वैल्यू लिखूं तो जवाब में क्या आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाए, क्लियर है। अब मैं इसका फंक्शन बनाने का तरीका ये है तो कि मैंने कहा यार एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन में इस फंक्शन का नाम लिखता हूँ ABC, एक ABC फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन बनाने का तरीका है क्रिएट फंक्शन ABC, क्रिएट फंक्शन ABC। अब मैंने कहा ABC फंक्शन बना रहा हूँ, इसमें कोई ना कोई वैल्यू मैं दूंगा, मैं समझ लो कि मैं, और मल्टीप्लाई बाय क्या रिजल्ट क्या मिले, मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब मैं 10 दूंगा तो जवाब क्या मिले 100, मल्टीप्लाई बाय 10 100। मैं 100 दूंगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 1000। तो मैं कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हूँ और वापसी में कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू मिलेगी। तो प्रोसीजर के बाद जैसे प्रोसीजर का नाम डिफाइन करते हैं क्रिएट फंक्शन
फंक्शन का नाम, जैसे क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम और आगे ब्रैकेट में वो वेरिएबल डिक्लेयर करते थे जो मैं इसको दूंगा, मैं 10 दूंगा तो रिटर्न जो भी देगा वो नीचे हम डिफाइन करेंगे, लेकिन मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं 10 दूंगा, मैं 20 दूंगा, मैं 30 दूंगा, क्या मैं ए दे सकता हूँ? लॉजिक नहीं बनती ना, क्योंकि मैं रिटर्न में क्या चाह रहा हूँ, इस फंक्शन का मकसद क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाए, तो मैं ए तो नहीं दूंगा ना, ए तो अल्फाबेट आ गया, तो मैं लाजमी इसको मैं क्या दूंगा, कोई ना कोई नंबर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम लिख लिया और ब्रैकेट में मैंने कह दिया कि एक वेरिएबल मैंने एक वेरिएबल ए मैंने दे दिया ए, और ये किस में आएगा, इसका नंबर में। जो वेरिएबल में दूंगा वो ऊपर लिख रहा हूँ फंक्शन के बाद, ठीक है। तो मैंने कहा ए मिलेगा और वो किस में होगा, नंबर में होगा, ब्रैकेट बंद। क्रिएट फंक्शन ABC ए इन नंबर, यहां तक क्लियर है। इसके बाद मैं लगाऊंगा ये फंक्शन है ना, इज क्या है, इज। फिर क्या मतलब, क्रिएट फंक्शन ABC रिटर्न, मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो नंबर में आएगी और वो उसको मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए। इज क्या, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन ये है। अब मैं यहाँ पर एक वो वेरिएबल मूव करवाऊंगा जो कि मुझे जवाब चाहिए। अब जवाब तो 10 यहाँ दूंगा तो मुझे जवाब में क्या मिलना चाहिए, 100, 10 by 10 100। तो मैं अब 100 भी कहीं ना स्टोर होगा तो मुझे रिटर्न मिलेगा। तो वो 100 को मल्टीप्लाई बाय, बस अलग तौर पर इसका प्रोसीजर अगर आप समझे, इसके अंदर मैकेनिज्म किस तरह काम करेगा। मैं दूंगा 10 आपने दे दिया, 10 वो लेके क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, जवाब कितना है 100, तो 100 मुझे वापस देगा। तो मुझे डायरेक्ट वापस नहीं देगा, वो अपने पास एक और वेरिएबल के अंदर रखेगा और फिर वो जवाब मुझे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तो वेरिएबल जो मैं दूंगा वो मैंने डिफाइन कर दिया, एक वो वेरिएबल जो मुझे वापस देगा। तो वापस देने के लिए मैंने कहा बी, देने के लिए नंबर में था, वापसी देने में क्या है, अल्फाबेट में होगा नहीं, वापसी में भी क्या होगा, नंबर होगा, नंबर, ठीक है। अब मैं कहूंगा बिगिन, बिगिन। अगर सिंपल सा आप PLSQL बना रहे होते तो डिक्लेयर करते, यहाँ पर वो नहीं बना रहे हो, आप स्टोर्ड प्रोसीजर बना रहे हो। आप इस प्रोसीजर को, इस फंक्शन को डेटाबेस में सेव करोगे, ये बार बार रिपीट होगी, बार बार पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, वन टाइम करना पड़ेगा इसको। तो मैंने कहा बिगिन में मैंने कहा कि बी के अंदर, किसके अंदर, बी के अंदर जो मुझे वापस मिलेगा, बी के अंदर मूव हो जाए, क्या मूव हो जाए, जो ऊपर से आ रहा है, क्या ऊपर से आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय 10। आई बात समझ, बी में मूव हो जाए, क्या मूव हो जाए, जो ऊपर से मिल रहा है, यानी कि फंक्शन में जो मिल रहा है, फंक्शन में 10 मिल रहा है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, तो बी के अंदर क्या मूव हो जाएगा, 100। अगर मुझे 100 मिल रहा है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000, बी के अंदर क्या चले जाएगा, 1000। क्लियर है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10 तो फिक्स है, मल्टीप्लाई बाय 10 तो फिक्स है। वेरिएबल क्या है, एक तो ऊपर वाला और एक वापसी, जो मैं दे रहा हूँ और जो मैं ले रहा हूँ, दे रहा हूँ वो भी वेरिएबल और जो ले रहा हूँ वो भी वेरिएबल। कभी 10 होगा, कभी 100 होगा। 1 लिखूंगा तो क्या जवाब आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10। अब ये प्रोसीजर बना रहा हूँ, बी तक पहुंच गए, कहानी समझ आई आपको, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कहूंगा, इसके बाद चूंकि ये फंक्शन बन रहा है और वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पर DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन नहीं लगेगा। यहाँ पर वापसी के लिए वो क्या हो रहा था, ऊपर DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, वो प्रिंट की टर्मिनोलॉजी है, वो प्रिंट हो रहा था। यहाँ पर मुझे प्रिंट नहीं करवाना बल्कि वापस लेना। वापसी लेने को क्या कहते हैं, रिटर्न, ठीक है। मैं कहूँगा रिटर्न, तो भाई रिटर्न में क्या है, ए आए या बी आए, बी आए। रिटर्न में क्या है, बी आए, ठीक है। और मैंने कहा इसको बंद कर दो, एंड। अच्छा, फंक्शन क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर कह रहा है, क्यों भाई, चलो देखते हैं। सेलेक्ट ABC1 फ्रॉम डुअल, इनवैलिड स्टेट, क्यों,
वही तो चेक कर रहे हैं। क्रिएट चलो इस फंक्शन को ड्रॉप क्रिएट और रिप्लेस करते हैं। एक्सेप्शन नहीं लगा, एक्सेप्शन नहीं लगा, एक्सेप्शन मैंने नोटेड होगा। इसका मसला है, नेम ऑलरेडी, हाँ इसका मसला है। इसका मतलब ये है कि मैंने कहा क्रिएट फंक्शन क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। अच्छा इस जो है वो लगता है प्रोसीजर के अंदर, दोबारा कंपाइलेशन कर देगा। अच्छा रिटर्न, इसमें ये भी देना पड़ता है रिटर्न क्या मिलेगा। नहीं रिटर्न नीचे लिखा है ना, जो मुझे रिटर्न चाहिए, ऊपर लिखना भी पड़ता है कि मुझे ये दूंगा तो रिटर्न में क्या मिलेगा। देखो ये ऐसा होता है कि क्रिएट और रिप्लेस ABC A इन नंबर, और रिटर्न क्या मिलेगा, नंबर। ठीक है, पहले ही मैं दे रहा हूं ABC ब्रैकेट A के अंदर क्या जाएगा, नंबर, और रिटर्न क्या मिलेगा, नंबर इज। फिर मैंने लिखा B बिगिन B रिटर्न, अब ये तो फंक्शन क्या है, ये क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट करो या फिर रिप्लेस करो। क्रिएट और रिप्लेस चलाने से ये होता है कि फंक्शन दोबारा वो हो जाता है, एडिट हो जाता है। अपडेट करना हो, कुछ भी करना हो तो वो क्या होता है, उससे फंक्शन को अपडेट कर दिया जाता है। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन ABC वैल्यू क्या किसमें दूंगा, A इन नंबर, और रिटर्न क्या देगा मुझे, ये वापस वो भी नंबर देगा, तो रिटर्न नंबर इज B इज इक्वल टू नंबर, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब बिगिन B के अंदर मूव करवा दिया A मल्टीप्लाई बाय 10, A कुछ भी आया ऊपर से उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा, तो रिटर्न क्या दे देगा मुझे, B। तो B क्या होगा, नंबर होगा, वो ऊपर डिफाइन कर चुका हूं मैं, अब मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा। तो हमेशा याद रखिएगा फंक्शन को किसमें यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट में। प्रोसीजर को सेलेक्ट स्टेटमेंट में नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज करूंगा। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट में जब मैं यूज करूंगा तो सेलेक्ट ABC और इसमें लिखूंगा 1, तो जवाब क्या आना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जवाब आना चाहिए 10 फ्रॉम 12, क्या जवाब आया 10। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। अब इसको जहां यूज करना फंक्शन आपने पढ़ा है, सम मैक्स मिन AVG, वो डेटाबेस के अपने फंक्शन थे। ये फंक्शन किसने बनाया, ये हमने खुद बनाया। अब हम चेक करते हैं इसको, ये सही काम कर रहा है अभी या नहीं कर रहा। वैसे तो चेक कर लिया, हमने कहा 100 लिखते हैं, 100 फ्रॉम 100 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है भाई, तो ये अपना फंक्शन ने काम कर लिया। फंक्शन के बाद हमने पढ़े थे लूप का एक बहुत बड़ा चैप्टर था जो आप लोग ने मिस कर लिया लास्ट टाइम, तो उसके जो है वो दे दूंगा मैं आपको
वीडियो अब ले ले, वीडियो ले ले, नेस्टेड लूप के अंदर लूप जो रह गया, हाँ रह गया था, ठीक है करवा लेता हूँ मैं। तो लूप के जो है वो जितने भी लूप कितनी किस्म के होते हैं, तो लूप जो होते हैं वो होते हैं 4 किस्म। वैसे लूप 3 किस्म के होते हैं। अगर नेस्टेड लूप भी देखोगे तो होते वो 3 किस्म के ही हैं, बस लूप के अंदर लूप यूज कर लेते, लूप के अंदर लूप यूज कर लेते। वो जब हम फॉर्म पढ़ेंगे तो फॉर्म में भी नेक्स्ट लूप आएगा, उससे हम वहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक लूप, इसके बाद व्हाइल लूप और फॉर लूप, ये 3 मेजर लूप होते हैं। ये 3 मेजर लूप होते हैं जिससे हम ये डेटा रिट्रीव करते हैं। अच्छा, डेटा जो है वो हमें लूप लगाने की जरूरत क्यों पेश आती है, ताकि एक फ्रीक्वेंट जो है वो हमें डेटा मिले। इसमें जो डेटा मिलता है एक वक्त में एक रिकॉर्ड मिलता है, और सेलेक्ट की कमांड में तो जितना मर्जी चाहिए, एसक्यूएल में तो जितना चाहिए आपको डेटा मिल जाएगा सेलेक्ट की कमांड में, लेकिन पीएलएसक्यूएल में इस तरह डेटा नहीं मिलता। पीएलएसक्यूएल से डेटा निकालने के लिए क्या चलाना पड़ता है, उसमें लूप चलाना पड़ता है, लूप चलाना पड़ता है, ठीक है भाई, उसमें लूप चलाना पड़ता है। अगर लूप की हम बात करेंगे तो लूप अपना रिपीट कर दूं या क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है लूप आपका? क्लियर है ना? रिपीट कर दो, ठीक है। लूप जो है वो बेसिक लूप हम पढ़ते हैं, बेसिक लूप किस तरह लगाया था। हाँ जी, आपने तो आपको आता है, तो मतलब आप बताओगे। हाँ देखो, लूप किस तरह डिफाइन होगा, लूप किस तरह डिफाइन होगा, ठीक है। अब मैं लूप ये डिफाइन कर रहा हूं, मैंने कहा डिक्लेयर ए नंबर। अच्छा, यहां पर आप देखोगे तो बी मैंने ऊपर डिफाइन किया और उसके अंदर वैल्यू कहां पे पाई, बिगिन के बाद उसको कॉलन करके दे दिया। हम जब वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ना, वेरिएबल के साथ साथ भी इसमें वैल्यू फिक्वा सकते हैं, वैल्यू इसमें इंसर्ट करवा सकते हो। मिसाल के तौर पे ए नंबर, और मैंने कहा इसके अंदर वैल्यू फिक्वा दो 10, ए नंबर, और इसमें वैल्यू फिक्वा दो क्या, 10, ठीक है। फिर मैंने कहा इसको बिगिन। अब मैं लूप चलाने जा रहा हूं जो स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। यही समझ लो कि स्टार्ट होगा 10 से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे आके रुक जाए, 100 पे आके रुक जाना चाहिए और 100 के बाद नहीं चलना चाहिए। तो एक लूप चलाऊंगा, तो लूप चलाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट जो होगा वो ए से स्टार्ट होगा, और ए की वैल्यू मैंने दे दी 10। अब मैं कहूंगा लूप क्या चले, लूप चले। लूप कैसे चले, लूप जब चले तो सबसे पहले पहली वैल्यू दे, पहली वैल्यू क्या दे, कैसे प्रिंट करवाऊं, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, पहली वैल्यू दे। तो पहली वैल्यू कैसे देगा, dbms लूप चले और dbms आउटपुट प्रिंट करवा दे, क्या प्रिंट करवाए, a, क्या प्रिंट करवा दे, a, ठीक है। और फिर सेकंड लाइन में क्या करें, a के अंदर 10 प्लस करवा के दोबारा a में फेंक दे। a में 10 है, 10 में 10 जमा हुआ तो a में कितने चले गए, 20। तो मैंने कहा a के अंदर ही a जमा 10 चला जाए। पहला काम ये हो कि जो a है वो दिखा दे और फिर a में 10 मूव हो जाए। लेकिन जब ये लूप चलता है तो ये चलता ही जाता है इनफिनाइट। अब होगा क्या, मैंने अगर इस लूप को स्टार्ट कर दिया और इस लूप को एंड नहीं किया तो 10 में 10 जमा हुआ है, 20, 10, 30, 40, 50, ये चलता जाएगा इनफिनाइट, ये कहीं रुकता नहीं है लूप। तो इससे ये होगा कि आपका सिस्टम बैठ जाएगा, हैंग हो जाएगा, आपका ये सेशन हैंग हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि लूप, जब बेसिक लूप लगाते हो तो बेसिक लूप में लाजमी आपको एग्जिट पॉइंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, एग्जिट पॉइंट देना पड़ता है कि भाई ये लूप एग्जिट कहाँ हो। अब मैंने कहा कि भाई लूप चले, लूप मैंने लगा दिया ना, लूप मैंने लगा दिया भाई, बिगिन के बाद लूप चले और dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन प्रिंट करवा दे, क्या, a को प्रिंट करवा दे। a को प्रिंट करवाए, प्रिंट करवाने के बाद a में पहले 10 प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, अब लूप फिर क्या होता है, लूप जहां से स्टार्ट होता है जहां पे एंड होता है ये दोबारा चलता है,
तो 10 प्रिंट हुआ, 10 के बाद 10 जमा होगा 20, 20 के बाद सेकंड में ये देखेगा भाई, मैंने कहा ना 100 तक चले, तो 90 में 10 जमा हुआ है 100 के बाद वो नीचे चेक करेगा कि भाई 100 से बड़ा है, नहीं बड़ा, 100 बड़ा नहीं है, 100 बराबर है, फिर वो दोबारा ऊपर जाएगा, फिर वो क्या करेगा DBMS आउटपुट लाइन 100 प्रिंट करवाएगा, फिर 100 में 10 जमा करेगा 110, फिर 110 के बाद वो चेक करेगा तो भाई 100 से बड़ा है, अगर 100 से बड़ा है तो उसको रोक देना चाहिए। तो मैं कहूंगा यहाँ पर A में 10 मूव हो जाए और फिर क्या करे, if A is greater than 100 then exit, क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए, क्या एग्जिट हो जाए, लूप ही एग्जिट होगा। और फिर मैंने कहा एंड इफ, ठीक है, और एंड इफ कर दिया, इफ स्टार्ट हुआ तो एंड इफ किया, लूप ऊपर लगा हुआ है तो लूप स्टार्ट हुआ तो लूप को एंड करेंगे। तो मैं कहूंगा एंड लूप, लूप किसके अंदर लगा हुआ है, बिगिन के अंदर, तो बिगिन स्टार्ट होता है, एंड खत्म कहाँ होता है, एंड पे। अब बैक स्लैश करके मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखें सीक्वेंस चल रही, नजर आ रही है तुम्हें, ये थोड़ा सा इसको, अच्छा मैं ऐसे कर दूं, अब सही है। तो क्या आ गया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये लूप कैसे चला समझ आ गया आपको। सबसे पहले तो उसने वैल्यू DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, पहली मर्तबा जब लूप चला, फर्स्ट टाइम जब लूप चला, लूप स्टार्ट है ना, लूप चला तो क्या किया उसने, पहली वाली लाइन में जो इसमें A के अंदर वैल्यू मौजूद थी वो दे दिया, तो क्या किया इसने 10, पहली वाली लाइन में रो पे 10 दे दिया। इसके बाद फिर नीचे आया, A में 10 जमा किया, कितना हुआ 10 में 10 जमा हुआ 20 को यहाँ पर घुमाया A में, जब 20 इस A में चला गया तो इसकी जो पुरानी वाली वैल्यू थी वो उस पर अपडेट हो गई, 10 की जगह वो क्या हो गया 20 हो गया। 20 पे नीचे वाले ने चेक किया, इफ प्रिंट वाले ने, ये 20 क्या है, 20 का 100 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो उसने नीचे जाने दिया, ऐड नहीं किया, बल्कि वो ऊपर दोबारा चला गया, दोबारा जाके क्योंकि A में क्या हो गया था 20, तो DB में आउटपुट लाइन ने क्या प्रिंट करवा दिया 20 यार। इसी तरह ही चलता है, ये समझ लो 80 में पहुंच गया, 80 में पहुंचा, 80 में 10 जमा हुए, कितना हुआ 90 के नीचे वाले इफ ने चेक किया, 90 का 100 से बड़ा होता नहीं होता, तो फिर क्या हुआ, इसने एग्जिट नहीं किया, बल्कि ऊपर जाने दिया, ठीक है। तो 90 जो है 90 प्रिंट करवा दिया, जब 90 प्रिंट करवाया ये 90 आ गया, फिर ये नीचे आया, 90 में 10 जमा किए, कितने हो गए 100 ने फिर चेक किया, क्या 100 से बड़ा होता है नहीं, तो फिर क्या हुआ, फिर एग्जिट नहीं किया, ऊपर चला गया, तो DBMS आउटपुट लाइन ने क्या प्रिंट करवाया 100 आ गया, फिर क्या हुआ 100 में 10 जमा हुआ, कितने हुए 110 तो इसने चेक किया, इसने 110 100 से बड़ा होता है, यस होता है, तो होता है तो क्या करेगा वो एग्जिट कर दे, इसका मतलब ये है लूप ऊपर नहीं जाएगा, जब ऊपर नहीं जाएगा तो वो 110 भी नहीं दिखाएगा। या लूप की कहानी समझ आई आपको, लूप कैसे चलता है, लूप इस तरह चलता है, लूप जैसे मोस्टली काम में लूप हर जगह मिलता है, फॉर्म में तो ज्यादा नहीं है, वैसे कौन से कॉलम नहीं नंबर में आता है या व्हाट्सएप, मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्यू लिखना है कि कोई डेटा फ्लैश करवाना है, कहां जगह से डेटा लाके यहां पर इस टेबल में फिटवाना, तो लूप यूज हो सकता है, एक मल्टी डेटा लेके आना है तो डेटा एक लाइन पे एक रो तो नहीं होगी, ठीक है, 2 रो भी होगी तब भी लूप लगाना पड़ेगा, और अगर सिंगल के लिए तो सिलेक्ट की कमांड लगा दो, मूव करवा दो, ऐसे लगना है ब्लैक टेबल है जो टेबल है, सो मूव करवाना है, हां ऊपर सिलेक्ट कर लिया, हां यहां से लेके यहां तक, हां इसको लूप के जरिए दूसरे टेबल के बाद ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है भाई, आई बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें ये तो था बेसिक लूप, ये था बेसिक लूप, अब हम इसको यूज करते हैं इसी प्रोसीजर को जो हमने काम किया है, इसी फंक्शन को या इसी तरीके कार को हम व्हाइल लूप में यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस पे ये एग्जिट वाला तरीका यूज नहीं करेंगे, व्हाइल लूप हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे व्हाइल लूप, ठीक है। अब देखें
तरीका वही है, डिक्लेयर ए नंबर और इसके अंदर मूव करवा दिया मैंने क्या 10। तो फर्स्ट पहली वैल्यू ए में क्या आ गई 10, ठीक है। और मैंने कहा बिगिन, फिर मैंने कहा while बिगिन के बाद अब मैं लूप लगा रहा हूं, तो कौन सा लूप लगा रहा हूं while। मैंने कहा while लूप कब तक चले, जब तक a 100 से बड़ा ना हो जाए। कब तक चले, जब तक a 100 से बड़ा ना हो जाए। इसका मतलब है कहां तक चले, a is equal to or less than 100, ठीक है। a is equal to 100, ठीक है। अब मैं कहूंगा a is equal to 100 पे ये तब तक चले, a is, बल्कि मैं 100 तक लेके आना है तो मैं equal to 100 लाऊंगा, लेस देन नहीं, लेस देन पे लाऊंगा तो ये 90 तक पहुंच देगा। 10 प्लस करेगा ना, 90 के बाद 99 पे थोड़ी आएगा, तो 10 ऐड कर रहा हूं ना, 1 ऐड भी कर रहा हूं तो 80 के बाद 90 पे आएगा। तो फिर मैं कहूंगा यार कहां तक चला है, a is equal to 100 तक, ठीक है। क्या लूप, इसका मतलब है कि while के अंदर आप क्या दे देते हो, while के अंदर एग्जिट पॉइंट ऊपर ही दे देते हो कि कहां तक चले, while a is equal to 100, ठीक है। और मैंने कहा क्या कि while के बाद मैंने कहा dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, वही तरीके का a प्रिंट करवा लो। इसके बाद a के अंदर a प्लस 10 मूव करवा दो और एंड लूप कर दो और एंड कर दो। अच्छा, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। इसमें a इज इक्वल टू a इक्वल टू 100 का मतलब ये है, इसमें मैंने ये दे दिया था कि a इक्वल टू 100 का मतलब है स्टार्ट कहां से हो, मतलब इसको a इक्वल टू 100 मिले तब चलेगी, a इक्वल टू 100 मिले तब चले। तो a इक्वल टू 100 तो मिल ही नहीं रहा था, तो प्रोसीजर तो सही था लेकिन लूप नहीं चल पा रहा था। क्यों, क्योंकि a इक्वल टू 100 था नहीं, पहली वैल्यू में भी 10 था, पहली वैल्यू जो ऊपर से आई थी उसमें भी 10 था। तो मैंने कहा यार ये लूप कहां तक चले, लेस देन 100 तक चले। अगर मैं इसको ग्रेटर देन 100 तक लगा दूं तो ये चलता ही रहेगा, लेकिन नहीं चलेगा नहीं, ऊपर भी वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी 100। तो 100 नहीं, ऊपर वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, नहीं वो लूप अगर चल गया ना तो वो चलता ही रहेगा। इक्वल टू 100 होगा ना, देखो आप ये कह रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 100, अच्छा चलेगा ये भाई, कौन बोल रहा है चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसको कंडीशन आप क्या दे रहे हो, उसको ये बोल रहे हो a जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या a ऊपर से जो 10 मिल रहा है वो ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू। अच्छा तुक्का लगा रहे हो, लेस देन इक्वल टू तो कंफर्म चलेगा, ठीक है। और कहां तक गया ये 100, तो लेस देन पे चाहिए, a ऊपर से मिला है इसको 10 तो लेस देन था ना, लेस देन यार इक्वल टू, लेस देन था तो चला, फिर लेस देन से इक्वल टू तक चला, इक्वल टू 100 तक चला है, लेकिन लेस देन चाहिए। हाँ ग्रेटर चल नहीं सकता ना, ग्रेटर मिलेगा ही नहीं ऊपर से। सर a सपोज करें 10, अभी a देखो ये 10 है तो ग्रेटर ही जाएगा ना, ग्रेटर नहीं, ग्रेटर वैसे नहीं वैल्यू दिए गया है कब चले इसमें जब a इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 100 की बात हुई है तो ऊपर से वैल्यू क्या है 10 जब आ रहा है तो 10 लेस देन जो है ना 100 चलेगा,
10 ऊपर से आया, लेस देन तो है ना, इक्वल टू नहीं है, 10 तो है, तो चला, फिर 20 चला, लेस देन 90 चला, 10 तो क्या हुआ, लेस देन नहीं हुआ, इक्वल टू चला, ठीक है। अब जब ये ऊपर से एक और नंबर रखना है 100 के बाद प्लस होगा 10, तो 110 होगा, 110 क्या 100 से छोटा है, क्या 110 100 के बराबर है, नहीं चलाएगा, खत्म हो गई, समझ गए। तो ये कंडीशन पास होगी ना, प्लस करवा देना वो, तो ये होता है भाई व्हाइल लूप। क्या होता है ये, व्हाइल लूप। तो बेसिक लूप पढ़ा आपने, ये होता है व्हाइल लूप। तो बेसिक लूप आपको इजी लगा है, व्हाइल लूप अभी हम दो की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा अभी, व्हाइल लूप पढ़ा, ठीक है। तो व्हाइल लूप में हमने बता दिया कि भाई ये, अच्छा इसके बाद है फॉर लूप, फॉर का लूप। अच्छा ये अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन बनाने की जरूरत है, मतलब दो वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन करना, हाँ आई के लिए मुझे हाँ एक वेरिएबल के हाँ तो जैसे मल्टीप्लाई इसको ऐसे भी कर सकते हो, हाँ फाइव तो ठीक है, मुझे पता है फाइव हाँ वो भी इसमें करवा सकते हो, इसमें करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई अब हम पढ़ते हैं, अब यही काम हमने पहले बेसिक लूप से किया, जिसमें हमने बताया इफ की कंडीशन लगा के भाई एग्जिट हो जाए, ये कंडीशन। व्हाइल में क्या हुआ, व्हाइल में ऊपर ही बता दिया हमने, व्हाइल में एग्जिट पॉइंट ऊपर ही बता देता है व्हाइल के बाद। अब हम लगाते हैं फॉर का लूप। क्या लगाते हैं, फॉर का लूप। फॉर में क्या होगा, डिक्लेयर ए नंबर, क्या मिला 10, बिगिन के बाद मैं फॉर का लूप लगा रहा हूं, मैंने कहा फॉर क्या, ए इन, ठीक है, ए इन किस पे, 10 से 100 तक, 10 से 100 तक डिफाइन कर दिया लूप। फिर देखो ऊपर इसके लिए यहाँ पर क्या दिया था, while a is less than equal to 100, इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब 10 से 100, क्योंकि ये 10 के ऊपर मैंने दे दिया, 10 से 100 है, तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा। क्या लिखूंगा, dbms output dot put underscore line। मैंने कहा कि भाई रिटर्न में क्या करवा दो, a, फिर मैंने कहा a के अंदर मूव करवा दो a प्लस 10, ठीक है, फिर एंड लूप, फिर एंड, क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन A कैन नॉट बी यूज्ड एज अ असाइनमेंट टारगेट। किसको चेंज कर दो, नहीं फिर क्या होगा, लूप वाली फाइल आपके पास पड़ी है, जो आपको दिखाओ, डिक्लेयर किया a नंबर 10 बिगिन फॉर a इन 10 डॉट 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 100 लूप dbms output dot output line is equal to a is equal to a plus 10 end loop और end a in 10 dot dot 20 अच्छा सॉरी, वजह ये है कि इसके अंदर 10 डॉट डॉट दे दिया ना, ये मूव करवाने की जरूरत नहीं है आपको।
हाँ देखो हमने वाइल लूप के अंदर क्या किया था, किसमें एक तो पहले बेसिक पढ़ा, इसके बाद वाइल लूप। बेसिक और वाइल लूप में हमने क्या किया था, मूव करवा रहे थे, 10 प्लस करवा रहे थे, ठीक है। इसमें करवाने की जरूरत नहीं है। फॉर लूप के अंदर आप डॉट 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 दे देते हो ना, 10 डॉट 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 100, तो वो खुद ही कैलकुलेट करता रहता है, वो +1 खुद ही करेगा। अब वो +10 नहीं कर रहा बल्कि +1 कर रहा है। इसमें +10 करवाना हो तो फिर इसको 10 डॉट डॉट 10 100 करना पड़ता है। इसको देख लेते हैं। डॉट डॉट, ये तो रेंज डिफरेंट है। हाँ रेंज ही चलती है। चला के देखते हैं क्या था। डॉट डॉट 10 कैसे करेंगे इसमें, 10 प्लस इसमें 10 डॉट डॉट करते हैं, बताओ इसमें लिखा होगा तो 10 डॉट 10 10 20 आएगा, रेंज आप डिफाइन करते हैं 10 से पहले 20 फिर 30 ऐसे लगा। हाँ 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 कैसे -10 ना, मैंने से नहीं 20 है फिर 10 के हिसाब से नहीं 10 के हिसाब से नहीं चलेगा, वो 10 से 20 तक ले आएगा। ये 10 से 20 तक ले आया, ये +1 करवा रहे हैं ना इसमें। 10 लिखे डॉट लिखे 20 फिर डॉट डॉट 100 नहीं एरर नहीं देगा, ये एरर देगा। इसका एक मेथड है, हाँ नहीं फिर भी नहीं गया। .40 खैर ये डॉट से ही मसला हल होता है आपका। डॉट डॉट आप लगाते हो और इस डॉट से ही वो इंक्रीमेंटल भी बैकअप दे देता है। 10 + 10 नहीं ये नहीं हो रहा, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको क्यों नहीं हो रहा है ये मसला। हाँ अब कर्सर बाकी है। अच्छा लूप का आइडिया हो गया आप लोगों को, लूप का आइडिया क्या है, ठीक है। और इसमें जो है वो अब हमने लूप जो हमने पढ़े ये तो कॉलम पे पढ़े, कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, 4 कॉलम को हमने प्रिंट करवा दिया, एक कॉलम है तो एक कॉलम को प्रिंट करवा दिया। इसमें जो आप डेटा देखेंगे वो डेटा ज्यादातर हमने क्या किया, हम डेटा लेके आए। मिसाल के तौर पर इसमें जो है वो एक लूप हम यूज करते हैं और बिगिन बेसिक लूप, ज्यादातर हम बेसिक लूप भी यूज करते हैं। लोग ज्यादातर ये होता है कि व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप यूज करते हैं, लेकिन बेसिक लूप में आपके पास जो है बेसिक लूप से ही नेस्टेड लूप बनता है। जो नेस्टेड लूप होता है ना, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो वो बेसिकली बेसिक लूप से ही बनता है। और बेसिक लूप से ही आपका जो कर्सर होता है वो कर्सर भी बेसिक लूप के अंदर ही यूज होता है। कैसे, मिसाल के तौर पर मुझे डेटा लेके आना है, ठीक है, मुझे डेटा लाना है एम्प्लॉय के टेबल से। एम्प्लॉय के टेबल से अगर मुझे ई नेम और सेल फ्रॉम EMP उठाई तो डेटा आ गया मेरे को, ठीक है। लेकिन यही काम अगर मुझे PL/SQL में करना हो, यही काम मुझे PL/SQL में करना हो तो फिर कैसे लेके आऊंगा, डिक्लेयर
यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल मैंने एक में ename चला जाए और एक में सेल चला जाए, तो मैंने कहा v_ename, ठीक है, और डेटा टाइप क्या दूं, वर्ड चार्ट। अब वर्ड चार्ट देने में कंफ्यूजन ये है कि हो सकता है जिस टेबल से मैं डेटा उठा रहा हूँ उस टेबल की वर्ड चार्ट 10 तक हो, 40 तक हो। अब मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो उस टेबल की वर्ड चार्ट डेटा टाइप को चेक करना पड़ेगा। मैं अगर यूं लगा दूं कि भाई उस टेबल की उस कॉलम की डेटा टाइप जो है वो इसकी हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा टाइप की जगह emp.ename %type क्या यूज करूंगा, emp.ename %type लगा, ठीक है। और फिर मैंने कहा v_ename की जगह अब मैंने कहा v_cell emp.cell %type, ठीक है। क्या लगा है, v_ename emp.ename %type, और दूसरे v सेल के लिए क्या लगा दिया, जो emp के जो सेल का जो कॉलम है उसकी जो डेटा टाइप है वो इसकी हो जाए, मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब मैं खुद वर्ड चार्ट नंबर मुझे लगाने की जरूरत नहीं, मैंने ये दी। अगर ये प्रोसीजर में सेव कर लेता हूं, फंक्शन सेव कर देता हूं, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अगर इस टेबल की डेटा टाइप अगर चेंज होती है तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर किसी टेबल से डेटा उठा रहा है और वर्ड चार्ट है और उसकी लेंथ आपने बढ़ा दी प्रोसीजर के अंदर या फंक्शन के अंदर, लेंथ नहीं बढ़ाई, तो फिर फंक्शन एरर देता रहेगा। इस कंडीशन में एरर नहीं देगा, जो डेटा टाइप उसकी थी वो डेटा टाइप वहीं से उठा के, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा बिगिन के बाद मैंने कहा कि भाई सेलेक्ट क्या, मैंने कहा ename और सेल, ठीक है। और बिगिन के बाद जो सेलेक्ट स्टेटमेंट लगती है उसमें इनटू क्लास लाजमी लगता है, मैंने कहा इनटू क्या, ename किस में चला जाए, v_ename में, और सेल किस में चला जाए, v_cell किस में चला जाए, v_cell। v_ename डिफाइन कर दिया और v_cell डिफाइन कर दिया, डेटा किस प्रकार emp के डेटा से, मैंने कहा ename इसमें चला जाए और cell इसमें फ्रॉम emp। यहां पर ये मसला है कि भाई एक वक्त में एक रिकॉर्ड जाएगा, मैंने कहा फ्रॉम emp वेयर। अब मैं कहता हूं कि भाई चलो सिंपल एक रिकॉर्ड लेके दिखाते हैं पहले, 7369, मैंने कहा 7369 का डेटा आ जाए, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन में डेटा प्रिंट करवा दे किसका, v_ename का, और कॉन्केटिनेट कर दे v_cell को, दोनों को कॉन्केटिनेट करके जवाब भी दे दे। और इसको मैंने कहा एंड, तो जवाब क्या है, स्मिथ 800, देखो स्मिथ 800। लेकिन इस तरीके में एक वक्त में एक ही डेटा है, एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड आएगा। अब मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए क्या चाहिए हमें, कैसे लेके आएंगे, लूप लाएगा, क्या लाएगा, लूप लाएगा। लेकिन लूप कैसे लाएगा, लूप को जरूरत है पहले डेटा लेके आओ। अब लूप क्या है, लूप किसको यूज करता है, लूप तो वेरिएबल को यूज करता है ना। अब पहले क्या मतलब ये है कि डेटा आपको किसी भी टेबल से लाना पड़ेगा, वेरिएबल में रखना पड़ेगा। अब एक वेरिएबल में तो एक डेटा आता है, एक वेरिएबल में तो एक कॉलम जाएगा। अब हमें क्या है, हमें एक कॉलम नहीं चाहिए, हमें 3-4 कॉलम चाहिए। 4 कॉलम के लिए, 2 कॉलम के लिए, 3 कॉलम के लिए क्या हम वेरिएबल भी अलग बनाएंगे, वेरिएबल अलग नहीं बनाएंगे। हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पर कर्सर डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, कर्सर एक कंटेनर है, डेटा का कंटेनर है, उसमें डेटा लाके दे देंगे। अब डेटा इसमें कितने यूपी के टेबल में कितने रिकॉर्ड है, 14 रिकॉर्ड है, 15 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा एक कंटेनर में लाके रख देंगे। तो डेटा का जो कंटेनर होगा वो क्या कहलाएगा भाई, कर्सर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्सर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो मैं लिखूंगा डिक्लेयर, और मैं कहूंगा डिक्लेयर कर्सर C1, कर्सर 1, डिक्लेयर कर्सर 1, ठीक है। डिक्लेयर कर्सर C1 इज सेलेक्ट
ename cell from emp। पहले वेरिएबल डिक्लेयर होता था, आप क्या डिक्लेयर हो गया? कर्सर डिक्लेयर हो। कर्सर का नाम क्या है? कर्सर C1, कर्सर C1। ठीक है, कर्सर C1। इसके बाद मैं कहूंगा बिगिन। ठीक है, बिगिन। फिर मैं करूंगा इस पे, अब इसमें करूंगा मैं लूप। क्या लगाऊंगा? लूप। एक मिनट, ये डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए। सारी लिखी हुई है, तो अर्सा हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ सिंपल सा मैं बता देता हूँ। डिक्लेयर कर्सर C1 is select ename cell from emp begin। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं for का लूप, for लूप इस्तेमाल कर for। अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ for। अब for का जो लूप यूज कर रहा हूँ, मैंने उसको कहा for I, एक लूप डिफाइन कर दिया for I। ठीक है, in C1 is, for I in C1 is, ये लूप इस्तेमाल कर। और यहाँ पर मैं कह दूंगा dbms output dot put line। ठीक है, और यहाँ पर मैं मूव करवा दूंगा। मैंने कहा ये जो कर्सर है ना, इसको I दे दो। क्या दे दो? I दे दो। ये रहा for I in C1 लूप। मैंने कहा कि भाई इसको I दे दो। अब I, चूंकि ये I बन गया है, तो मैं कहूँगा I डॉट ename और I डॉट cell, I डॉट ename और I डॉट cell, और फिर इसके बाद एंड लूप, फिर कर्सर बंद, एंड C1 और I in C1 और I in C1। अच्छा, लूप नहीं लगाया ना। dbms output dot put line, dbms underscore output dot put line, नहीं है, एरर क्यों दे रहा है?
for I in C1 loop DBMS output dot put line और I यार ये डेटाबेस का भी एरर हो सकता है। क्या कह रहा है? रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन कॉल टू पुट लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, आर्गुमेंट कह रहा है, गलत दिख रहे हो भाई आप। कॉन्कैटिनेट वो असल में कॉन्कैटिनेशन, हाँ वो असल में डीबीएमएस आउटपुट लाइन के अंदर कॉमा आप नहीं लगा सकते। जो डिस्प्ले आपको करवाना है वो डिस्प्ले आप करवाओ। अच्छा, फॉर्म पे क्या होता है? फॉर्म पे चूंकि ये आई डॉट ई नेम एक अलग कॉलम में जाता है और आई डॉट सेल एक अलग कॉलम में जाता है, तो वहां आपको कॉन्कैटिनेशन कराने की जरूरत नहीं है और वहां पर डीबीएमएस आउटपुट लाइन तो यूज भी नहीं होता। डीबीएमएस आउटपुट लाइन मैंने आपको पहले बताया था, वो सिर्फ इस स्क्रीन के लिए, वो फॉर्म के लिए नहीं है। जब हम फॉर्म पे पढ़ेंगे तो फॉर्म पे क्या होगा, ये दोनों वैल्यू किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे और डेटा में दिखा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं आया, बल्कि अब मल्टीपल रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, अगर मैं इस पे कॉमा लगाना चाहूं तो यूं भी लगा सकता हूं। इससे ये हुआ कि एक वक्त में एक डेटा नहीं आया, बल्कि मल्टीपल डेटा आ गया। मल्टीपल डेटा आ गया तो कर्सर का इस्तेमाल इस तरह होता है। कर्सर का बहुत छोटा और सिंपल इस्तेमाल मैंने बताया कि किस तरह होता है कि डिक्लेयर कर्सर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें दो टाइप के कर्सर होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कर्सर और एक होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर। एक्सप्लिसिट कर्सर तो ये है जिसको सिंपल सा आप यूज कर लो, इसको इसमें ओपन या क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। जो दूसरा है कर्सर, उसमें ओपन और क्लोज भी किया जाता है, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो यही होता है। ई बिजनेस सूट के अंदर भी जो बड़े ऑरेकल के अपने जो बने हुए, उस ई बिजनेस सूट के अंदर भी एक्सप्लिसिट कर्सर नहीं है, बल्कि इम्प्लिसिट कर्सर है। ये सिंपल सा कर्सर है, वो कर्सर जो है वो आपके सामने है। ठीक है, तो ये फॉर्म पे हम जब यूज करेंगे तो फॉर्म पे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा कि इस जो है वो कर्सर को हम कहाँ का यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, कहाँ का हम इस कर्सर को यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम एक काम करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के अंदर ये डेटा मूव करवाते हैं। कैसे मूव करवाते हैं? हमने कहा है कि यार एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, डमी ईएमपी। अच्छा, डमी ईएमपी में हमने कहा कि भाई ई नेम हम ले लो वर्चार 240 और हमने कहा सैलरी, इसको कह दिया नंबर। टेबल बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस टेबल को अगर देखें तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डमी ईएमपी। डेटा है नहीं है, अगर मुझे डेटा इसमें लाना हो तो मैं कौन सी कमांड लाऊंगा? इंसर्ट इनटू डमी ईएमपी, फिर मैं वैल्यू दूंगा और वैल्यू उसमें आएगी 1 2 3 4 5। अब मुझसे ये सवाल मुझसे कहते हैं कि भाई जो ईएमपी के अंदर जो ई नेम और सैलरी है ना, वो इसके अंदर करवाना, इसके अंदर मूव करवाना है। तो उसके लिए क्या करूं? इसके लिए सिंपल जो ऊपर वाला प्रोसीजर है वही कॉल होगा। ठीक है, कैसे कॉल होगा? मैंने कहा डिक्लेयर किया। मैंने कहा कर्सर C1 इज कौन सी फील्ड उठानी है? सेलेक्ट ई नेम सेल फ्रॉम EMP बिगिन। ठीक है, और मैंने कहा फॉर आई एक वेरिएबल है जो कि आगे मैं यूज करूंगा।
इन कॉलम्स को जिसके अंदर यूज है उन कॉलम्स को आई के तौर पर यूज करूंगा। मैंने इस पूरे कर्सर को एक वेरिएबल दे दिया, क्या वेरिएबल दे दिया आई। फॉर आई इन C1 लूप, फॉर आई इन C1 लूप। ठीक है, अब मैं अपनी कमांड यहां पर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अब मैं यहां पर अपनी कमांड लिखूंगा। कमांड क्या लिखना है? मैंने कहा इंसर्ट इनटू, मूव किस में करना है? इंसर्ट इनटू डमी EMP में, डमी EMP में यूज करना ना। कौन कौन सी फील्ड में यूज करना है? इनेम में और सैलरी में। मैंने कहा क्या? वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज? मैंने कहा भाई कि आई का जो आई है, ये आई है, आई का जो इनेम है वो इसके इनेम में चला जाए और आई की जो सेल है वो इसमें चले जाए। ठीक है, डेटा मूव हो जाए। अच्छा, डेटा मूव हो जाए, मूव तो हो गया, क्या डेटा दिखाएगा फिर बाद में? नहीं, तब तक नहीं दिखाएगा जब तक कमिट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कमिट लगाना पड़ेगा। डेटा जब मैं मूव कर रहा है, इंसर्ट इनटू के कमांड चला रहा हूं तो कमिट नहीं लगाऊंगा। कमिट क्या लगाऊंगा? कमिट। और इसके बाद मैं कर दूंगा एंड लूप, और फिर हाँ, इसके फौरन बाद कमेंट लगेगा ना। इंसर्ट की कमांड के फौरन बाद कमेंट लगना चाहिए ना। क्या हो गया? ये प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कमिट कहाँ बाहर लगा है? सबसे एंड लूप के बाद लगा दो। अब क्या हो रहा है? अब हर लाइन के बाद एक कमिट कर रहा है। लूप के अंदर लगाया तो हर लाइन के बाद कमिट कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपको डेटा भिजवाना है, डेटा है 5000 रिकॉर्ड, 5000 रिकॉर्ड, तो क्या मतलब 5000 रिकॉर्ड 1 मिनट में फेंकेगा? वो टाइम लगेगा। 5000 रिकॉर्ड हो सकता है 5 मिनट में फेंके। 3 मिनट तक का जो डेटा इसमें आ गया, बाकी कोई एरर आ गया चलते, फिर क्या करोगे? फिर दोबारा चलाओगे। इसमें क्या होगा? कमिट होता है, जितना रिकॉर्ड आ गया वो तो आ गया ना। ठीक है, अब क्या करें? ये तो चल गया प्रोसीजर। क्या करें? सेलेक्ट की कमांड लगा के देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डमी डेटा। एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा इस तरह फेंका जाता है। यहां से डेटा उठा के वहां पर फेंक दो। अब मुझे जब भी इसको, हमारे पास ऑफिस में कुछ ऐसे टेबल्स भी हैं जो कि हम क्या करते हैं, वहां से डेटा उठा के किसी एक डमी टेबल पे फेंकवा देते हैं। उस टेबल से फिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट दिखाते हैं। वो रिकॉर्ड कब तक का होता है? 1 महीना पुराना होता है, 2 दिन पुराना रिकॉर्ड होता है, 2 दिन पुराने से पुराना, यानी कि 5 साल पहले पुराना रिकॉर्ड होता है। तो क्या होता है? मैनेजमेंट उसी रिकॉर्डों में खेल रही होती है। ठीक है, उसी को देख रही होती है। ट्रांजैक्शन जो रोज की रूटीन वाले जो डेटा मैं उठाने जाऊं तो क्या होगा? डेटाबेस पे भी बैठेगी, क्योंकि उसमें लोग मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उसी में से डेटा उठा के आप अपने CEO को दिखाओगे। कभी डेटा कुछ और आ रहा होगा, कभी कुछ और आ रहा होगा। इसलिए क्या करते हैं? एक जहाँ से डेटा उठा के वहां पर, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। क्या एक वक्त में आ जाए डेटा, एक वक्त में डेटा आ जाए यहाँ पर। आई बस समझो, डेटा मूव हो जाए। अब उसके लिए क्या बनाया जाता है? प्रोसीजर। तो ये जो स्क्रिप्ट लिखा है, इस स्क्रिप्ट को अगर मैं प्रोसीजर के अंदर डाल दूं तो प्रोसीजर को हर रोज बस कंपाइल करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, डेटा वो वैसे ही आ जाएगा। अब प्रोसीजर कैसे बनाऊं? तो अब मेरा टेक्स्ट कर्सर समझ गए? कर्सर के, अब इस कर्सर का जो स्क्रिप्ट है, इससे मैं प्रोसीजर बना लूंगा। क्या बना लूंगा? प्रोसीजर बना लूंगा। पहले तो देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ। डेटा पे तो डिलीट हो ना, डिलीट डमी EMP, इधर फ्लश कर देते हैं। कमिट। ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर क्या कहता? प्रोसीजर का भी वही तरीका है। प्रोसीजर में, अब इस प्रोसीजर को मैं जो है, बाज़ वक़्त ये होता है कि प्रोसीजर मुझे डेटा जब उठाना होता है तो मुझे पैरामीटर भी देना पड़ता है। तो डेटा कब का उठाना है? 2015 का उठाना है, 2014 का उठाना है। अब मुझे पता चला है 2015 में कोई चेंजेस हुई है, किसी ने आके कह दिया भाई चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 2015 अपना प्रोसीजर के अंदर देते हैं और प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर देते हैं।
तो क्या होता है, सिर्फ 2015 का डेटा पहले उसमें इस टेबल के द्वारा डिलीट होता है और फिर उसमें से अपडेट हो जाता है। तो जब इंसर्ट की कमांड इसमें लगा सकता हूँ तो क्या डिलीट की कमांड नहीं लगा सकता? लगा सकता। लेकिन ये क्या होता है, ये डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। जब स्टोर हो जाता है तो इसको बार बार इस पूरी स्क्रिप्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। जो नाम आपने छोटा सा दिया है, जिस तरह एबीसी नाम दिया था, एबीसी के अंदर 1 दे देते क्या नाम आता था 10, तो बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मैं वही क्यों नहीं करता तो बार बार लिखना पड़ता ना। तो मैंने क्या किया, उसको एक फंक्शन बना दिया। तो इसको ये काम रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं दे रहा मुझे, बल्कि एक काम कर रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ पर डेटा फेंक रहा है, रिटर्न तो कुछ नहीं दे रहा ना। तो इसलिए क्या बनाना पड़ता है, इसका प्रोसीजर बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है प्रोसीजर बनाना पड़ता है। प्रोसीजर बना लेते हैं, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ठीक है, इनटू डमी ईएमपी, इसका नाम लिख दिया मैंने इनटू डमी ईएमपी का एक प्रोसीजर मैंने बना दिया, इज, ठीक है, इज। फिर मैंने क्या किया, मैंने सारी नाम कहानी लिख दी। जो ऊपर लिखा हुआ था डिक्लेयर को हटा के मैंने क्या लिख दिया, क्रिएट और रिप्लेस। मैंने डिक्लेयर को हटा के, अगर आप पूरा ये देखेंगे और से, तो मैंने क्या किया, डिक्लेयर हटाया तो डिक्लेयर की जगह पे एक लाइन लिख दी। क्या लाइन लिख दी मैंने, डिक्लेयर की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का नाम लिख दिया इनटू डमी ईएमपी इज, डिक्लेयर हटा के। बाकी मैंने उसकी गाली लिखी, कर्सर C1 is select ename cell from EMP और begin for I in C1 loop insert into dummy EMP। तो ये कर दिया। अब क्या होगा, अब गौर से देखते हैं। अब इसको चलाऊं कैसे, उसको तो सेलेक्ट की कमांड में चला दिया था, तो क्या प्रोसीजर को सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिख सकते हो? नहीं। तो सबसे मेजर डिफरेंस, प्रोसीजर को सेलेक्ट स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। तो अब प्रोसीजर क्या है भाई, into अंडरस्कोर डमी अंडरस्कोर ईएमपी। फॉर्म पे लिखोगे तो फॉर्म पे तो सिर्फ ये लिख दोगे into अंडरस्कोर डमी अंडरस्कोर ईएमपी, जहां यूज करना हो। लेकिन चूंकि इस पे यूज करना है तो यहाँ लिखेंगे एग्जीक्यूट, क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूट into डमी ईएमपी। अच्छा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डमी ईएमपी, डेटा है नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा इसमें ये भी होता है एग्जिक, एग्जीक्यूट की जगह एग्जिक, एग्जीक्यूट की जगह एग्जिक लिख दिया, एग्जिक इनटू डमी ईएमपी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंटर। क्या कह रहा है, प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब क्या करूंगा, अब मैं जाकर डेटा देखता हूं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डमी ईएमपी डेटा। इस प्रोसीजर को जब दोबारा चलाऊंगा तो क्या करेगा, पहले इसको डिलीट करेगा और फिर इंसर्ट करेगा, ऐसे करेगा? नहीं करेगा। डिलीट बताया मैंने इसको, नहीं। तो क्या करेगा, दोबारा चलाते हैं इसको, एग्जिट इनटू एग्जिट एग्जीक्यूट डमी, दोबारा चलाया। क्या चलाऊंगा, दोबारा सेलेक्ट की कमांड लगाता हूं। अभी सेलेक्ट की कमांड से कितने रिकॉर्ड आए थे, 16। अभी कितने आएंगे, 32। जितनी मरतबा चलाऊंगा ये उसमें ऐड करता जाएगा, ये उसमें ऐड करता जाएगा। तो ऐड तो नहीं करना, अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट की कमांड से पहले डेट नहीं ना, डिलीट कर देंगे। डेटा टेबल में से जाए और फिर नया डेटा आ जाए, इसको कहते हैं किसी टेबल को अपडेट करना, ठीक है। प्रोसेस हमें क्या करूंगा, मैं ये आ गया, मैं कहूँगा ये डेटा उठता है,
ठीक है, मैं कहूँगा क्रिएट और रिप्लेस, ठीक है, फिर मैं कहूँगा इज और यहाँ तक चलाऊंगा मैं, फिर मैं बिगिन लगाऊंगा, फिर मैं लगाऊंगा फॉर आई क्यों यूज किया, ताकि उसके कॉलम को आई का नाम देके मैंने मूव करवाया, देखो। फिर मैं कहूँगा भाई यहाँ पर पहले डिलीट करें, क्या डिलीट करें, डमी EMP, किसको डिलीट करें, डमी EMP को डिलीट करें, ऐसे डिलीट कर दें, कमिट भी करें, डिलीट तो हो जाएगा, कमिट नहीं होगा। फिर इंसर्ट करें, ई नेम और सैलरी के अंदर इसके कॉलम का नाम दे दिया, फिर मैंने कहा वैल्यू, फिर मैंने कहा भाई ये आई वैल्यू फिकवाए, फिर मैंने कहा एंड लूप करे, फिर मैंने कहा एंड कर दे, क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कहूँगा, डिलीट करता हूँ पहले। अच्छा, अगर मैं ऐसे भी देखूँ इस रिकॉर्ड को, सेलेक्ट फ्रॉम डमी EMP, कितने रिकॉर्ड है, 32 रिकॉर्ड। अब क्या करेगा, अब मैं इस प्रोसीजर को चलाऊंगा तो क्या करेगा, 32 की जगह और 16 जमा कर देगा, फिर क्या करेगा, 16 रिकॉर्ड हो जाएगा। वो पहले इस 32 रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, फिर 16 रिकॉर्ड ले आएगा। क्या करेगा वो, एग्जिट इनटू डमी, ठीक है, क्या करें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डमी, क्या किया उसने, क्यों, अच्छा वो हर लाइन को नहीं करना, गलत हुआ, ये टेबल का रिकॉर्ड ऊपर आएगा। क्या किया इसने पता है, और से देखो, प्रोसीजर चला, सेलेक्ट से डेटा उठाया, 16 रिकॉर्ड उठाए, 16 रिकॉर्ड उठाने के बाद यहाँ आया, डिलीट की, इंसर्ट किया डमी EMP को, कितने रिकॉर्ड लाया, 1 रिकॉर्ड, कमिट किया, फिर ऊपर गया, जो 1 रिकॉर्ड था उसको भी डिलीट किया, फिर दूसरी लाइन पे आया, EMP की दूसरी लाइन पे, EMP में 16 रिकॉर्ड थे ना, 16 में से दूसरे रिकॉर्ड पे आया, दूसरा रिकॉर्ड डाला, दूसरा रिकॉर्ड डाला, फिर ऊपर आया, फिर दूसरे रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। मतलब डमी के अंदर जब वापस आ रहा है तो डिलीट ही करते जा रहा है। एंड में आया, एंड में जब 16वें रिकॉर्ड पे आया, EMP के 16वें रिकॉर्ड पे आया, जब 16वें रिकॉर्ड पे आया तो फिर क्या उसने डाल दिया, फिर वो ऊपर नहीं गया, फिर उसको आखिरी रिकॉर्ड में गया। तो आखिरी रिकॉर्ड कौन सा था, जो अभी आया है, वो आखिरी रिकॉर्ड क्या था, मिलर का रिकॉर्ड था, आखिरी रिकॉर्ड, समझ रहे हो। तो वो हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे भाई कि पहले लूप से पहले, लूप के अंदर बार बार, लूप तो बार बार उसी को डिलीट करते जाएगा और एक एक रिकॉर्ड फेंकते जाएगा ना, ऐसा नहीं। हम कहेंगे भाई डिलीट की कमांड, इसको उठा के बिगिन के बाद लाओ, अब क्या करेगा, अब देखो, अब ये करेगा, इसमें कर्सर चलाएगा, डेटा लेके आ गया, डेटा 16 रिकॉर्ड लेके C1 के अंदर रख दिया उसने, उसका काम कर्सर का काम हो गया। अब सेकंड टाइम पे बिगिन के बाद क्या करेगा, डिलीट EMP डमी EMP को पूरा ब्लैंक कर देगा, ब्लैंक कर देगा, फिर उसका डेटा है वो डेटा था। पहले वाले में क्या कर रहा था, बार बार डिलीट कर रहा था, बार बार डिलीट नहीं कर रहा, बार बार डिलीट करेगा, एक फिकवाएगा, फिर दोबारा डिलीट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा डिलीट करेगा, उसी को डिलीट ही कर रहा है। तो फायदा क्या है, एग्जिट इनटू डमी EMP, सेलेक्ट स्टैटिक
फ्रॉम डमी, ठीक है भाई। तो अब आपको समझ आया, एक टेबल से डेटा फेंकवाना हो दूसरी जगह पे। लास्ट रिकॉर्ड है डिलीट को कमांड लगी। हाँ, ऊपर नहीं गया ना, वो ऊपर नहीं गया वापस, वो डिलीट करने नहीं गया ऊपर, वो डिलीट करने नहीं गया। फॉर आई, उसमें ये फॉर आई फॉर लूप के अंदर यही है कि उसको बता दिया ना कि भाई ये इसके ये जब तक C1 का लूप है, इसके अंदर जो डेटा है वो डेटा सारा फेंकवाना है। जब लास्ट रिकॉर्ड मिल जाता है उसको, तो फिर वो ऊपर नहीं जाता। तो उसको मिलर का रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड मिल गया, तो वो मिलर के रिकॉर्ड को लूप खत्म कर दिया ना उसने, लूप खत्म कर दिया, तो वो ऊपर गया ही नहीं डिलीट करने के लिए। डिलीट की कमांड कहाँ लिखी हुई थी? टॉप पे लिखी हुई थी, तो टॉप पे वो डिलीट करने नहीं गया। इसमें क्या करेगा, इसमें लूप चलाने से पहले डेटा टेबल को पूरा डिलीट कर देगा, फिर उठाएगा। ये ज़्यादातर ये मेथड उस वक्त यूज होता है, अक्सर लोग ये कहते हैं यार हमारे पास 10G चल रहा है, तो यार 10G को अपग्रेड करना है, लेकिन पुराना वाला डेटा भी चाहिए। वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कर लेते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमारा टॉपिक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आपको बताना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में तो फॉर्म हम स्टार्ट करेंगे, तो फॉर्म से पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये याद रखिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा टॉपिक है, जो कि अहम टॉपिक है। आपने डेटा सब कुछ स्टोर कर दिया, बैकअप ही नहीं हुआ, फिर क्या कहाँ जाओगे? अभी हम जो अपना वो बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर के टेबल आप लोगों ने बना लिए, सारे बना लिए, कोई मसला आ गया, लैपटॉप छिन गया मेरा, फिर समझ लो, तो वो क्या है, तो तुम्हारे मलिक में बहुत चलती है, अभी वारदात हो चुकी है। तो मोबाइल ही गया था, लैपटॉप भी एक मरतबा 4 दिन हुए थे मुझे लैपटॉप मिले हुए, मेरे ख्याल 78,000 का लैपटॉप था, बफर जोन से गया था मुझसे, तो ले गया कंपनी का लैपटॉप था, लेनोवो का 0 मीटर। तो बहरहाल कि भाई ये इसके अंदर तो हमारी एक वो है, जो लड़के हैं हमारे पास DBA हैं, वो बाकायदा पर उन्होंने ड्राइव मैप, वो ड्राइव कौन सी वन ड्राइव है, फोर शेयर्ड है, और कौन कौन सी है, अपना आउटलुक की ड्राइव है, गूगल ड्राइव है। इन गूगल ड्राइव वगैरह में इन्होंने अपने अकाउंट बनाए हुए कंपनी के, और हम क्या करते हैं, हम जो इसकी एक्सपोर्ट फाइलें होती हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ 4 साल पहले इंसिडेंट हो चुका है, एक बहुत बड़ी आग लगी थी हमारी कंपनी में। तो आग लगने के बाद क्या हुआ, चूँकि वो जो प्रोडक्शन एरिया था जहाँ हमारा गोडाउन था, वहाँ आग लगी थी। अगर यहाँ आग लग जाती, डेटा चला जाता, तो हम लोग इसको मुख्तलिफ लोकेशंस पे रखते हैं। डेटा की सिक्योरिटी में आपको बता रहा हूँ क्या है, मुख्तलिफ लोकेशंस पे रखें, यहाँ रखें, दूसरी जगह पे रखें, जब आप रियल उसमें आओगे। तो अब तो क्लाउड पे भी डेटाबेस रखी जा रही है, तो हम इसको आउटलुक पे कॉन्फ़िगर करके 15 GB का या मेरे ख्याल 20 GB का डेटा स्पेस दे देता है, और वहाँ पर हम इस DMP को रख लेते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए DMP किस तरह बनाएंगे वो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है भाई। ये सारी कहानी थी, आपको प्रोसीजर बता दिया, आपको फंक्शन बता दिया, बिगिन और एंड की जो है वो आपको वो बता दी। बिगिन और एंड आप थोड़ा बहुत आप घर पे जाकर प्रैक्टिस भी करेंगे। फॉर्म बनाते हुए तो सारे आपके जितने भी जहन में जो मसले मसाइल चल रहे होंगे वो फॉर्म पे जाके क्लियर हो जाएंगे। यार पढ़ क्यों रहे हो, मकसद क्या है सारी चीज़ें पढ़ने का। तो फॉर्म बनाओगे, फॉर्म बना के फॉर्म के साथ हम रिपोर्ट्स अटैच करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अरे हम पढ़ क्यों रहे हैं इतनी सारी कहानी। जब हम उसको फॉर्म बनाएंगे, जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फेसबुक कैसे बनी है, फेसबुक हो गई, गूगल की जो ईमेल जो उतरती हैं कि किस तरह है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मार्केट में आप देख रहे हो, ये सारी की सारी किसी ने बनाई होगी ना, तो कैसे बनती हैं सारी चीज़ें, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो भाई कर्सर पढ़ लिया हमने, लूप पढ़ लिया हमने, और PLSQL के ब्लॉक पढ़ लिए, प्रोसीजर पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिए, ये चीज़ें थी। केस और डिकोड इसके अंदर टॉपिक था, केस डिकोड में उसमें SQL में पढ़ा चुका हूँ आपको। तो केस और डिकोड भी हम फॉर्म पे यूज़ करेंगे। और हमारा जो है, आप लोगों के सबके पास डेवलपर सूट इंस्टॉल है, आपने इंस्टॉल कर लिया, आपके पास जुनैद आपके पास इंस्टॉल है, कर लिया आपके पास। अच्छा, डेवलपर सूट जब इंस्टॉल किया था तो मैंने ये कहा था कि भाई उसमें रिपोर्ट बिल्डर और फॉर्म बिल्डर दोनों को सेंड टू डेस्कटॉप कर लेना, तो वो कर लिया था। तो वो हम फॉर्म बिल्डर जो है हमारा, ये फॉर्म बिल्डर है, ये फॉर्म बिल्डर जो है नेक्स्ट क्लास से हम ये फॉर्म बिल्डर पढ़ेंगे। फॉर्म बिल्डर में हम फॉर्म डिज़ाइन करना सीखेंगे। और यार मैं आपको लास्ट टाइम मेरे ख्याल टॉपिक कर रहे थे ना, हम सॉफ्टवेयर बता रहे थे आपको,
दो सौ तीन, 170, 77, 196, 203, 70, 77, 196, 203, 170, 77। नहीं चल रहा। किस तरह चलता है? किसी भी क्लाइंट को हम जो सॉफ्टवेयर बना के देते हैं तो सॉफ्टवेयर जावा पे चलता है और यूँ चलता है। सिक्योरिटी ब्लॉक हुई हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से चलाना पड़ेगा इसको। क्या था? 202, 163, 116 HTTP 202, 163, 116, 28, 28, 202, 163, 202, 163, 116, 28 ऑल डबल एट forms FRM servlet config is equal to Aura links apps। चलिए फॉर्म सर्विसेज ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये ऑनलाइन क्लाइंट के पास चल रहा है, क्लाइंट रोज इस पे इंस्टॉल भी करता है। जिस तरह ये हम इस तरह का फॉर्म बनाएंगे, आपको नजर आ रहा है सबको, इस तरह का फॉर्म होता है, ये किसी को भी बना के देते हैं। तो ये ग्लोबल जो है वो द ग्लोबल टेक बंकर ट्रेडिंग वाले हैं, प्राइमा मैरीन डिफेंस में इनका ऑफिस है, उनके लिए मैं सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उनके पास लाइव चल भी रहा है। तो होता ये कि ये यूजर जो है वो इसके अंदर यूजर बहुत सारे डिफरेंट एक टेबल बना लिया जाता है यूजर का, और उसके अंदर जो है वो टेबल उसमें यूजर डिफाइन हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इसका एडमिन राइट्स वाला हूँ, अगर ये इनको कोई यूजर नया बनाना होता है तो ये मुझे कॉल करता है भाई यूजर बना लो। तो इसमें मेरा एक यूजर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये सेलेक्ट करते हैं, इसमें दिया हुआ है कि भाई ये अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे। इनके पास टोटल 7 कंपनियां हैं, 7 कंपनियों के लिए ये एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो 7 कंपनियों का डेटा इसके अंदर जाता है। तो टैक्स वैक्स बचाने के चक्कर में एक एम्प्लॉय एक बंदे को अगर सैलरी दे रहे हो तो आधी सैलरी इसमें दे दो, आधी इसमें दे दो, आधी इसमें दे दो। तो सीट एक ही होता है, 7-7 8-8 कंपनियां लेके चल रहा होता है। तो इस तरह का है। अब देखो, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब देखो जो चीज एंटर किया ना, तो वो क्या हुआ, वो बटन जो मेरे पास थे वो इनेबल हो गए। परचेज, अकाउंट्स एंड फाइनेंस और पेरोल, ये मेरे पास एक्सेस है। तो इसके लिए मैं एक टेबल मैंने फॉर्म बनाया हुआ है। ये फॉर्म मेरे पास चलता है, एडिट, फाइंड। ये फॉर्म भी आप लोग बनाओगे, इसमें बहुत सारे यूजर हैं। जिस तरह एक अजमल नाम का यूजर है और उसका पासवर्ड है A123। अब मैं अजमल वाले यूजर से आता हूँ इसमें और A123 डालता हूँ,
और उसमें यही सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, परचेज गायब हो गया, अकाउंट्स एंड फाइनेंस रहा। अब एक और यूजर है इसके अंदर, आतिफ नाम का यूजर है। अच्छा आतिफ, चूंकि आतिफ का पासवर्ड डिफरेंट होगा, A123 होगा मेरे ख्याल, नहीं याद हो तो क्या करें। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि अगर आतिफ का पासवर्ड आतिफ डाले या फिर मेरा पासवर्ड मैं किसी भी यूजर के पास डाल के चला लूँ तो सॉफ्टवेयर चल जाए। एडमिन राइट्स है ना मेरे पास, मैं अपना पासवर्ड जो मुझे पता है वो इसमें डाल के चला लूँ। हो सकता है मैं अपना जो है वो किसी यूजर का पासवर्ड, मुझे नहीं पता था आतिफ ने क्या पासवर्ड रखा अपना, तो मैंने अपना पासवर्ड डाला तो चल गया। तो ये सारे काम कैसे हुए हैं, सारे काम हमने खुद किए हुए हैं, आपको खुद करना पड़ेगा। ये सारा सॉफ्टवेयर देखे राज सर पे जिस तरह आईपी डाल दी, फिर डेवलपमेंट डिजाइन बाय फैसल अली और सारी चीज़ें की हुई हैं, और लिंक्स का पे चल रहा है ये सारी चीज़ें। और ये सेल्स का है, परचेज है, ट्रेडिंग है, अकाउंट एंड फाइनेंस है, पेरोल है। अब इस तरह पेरोल का अगर हम डेटा देखते हैं तो पेरोल का डेटा देखा, पेरोल पे क्लिक किया तो यहाँ पर पेरोल की चीज़ें एक्टिव हो गई सारी, ये सारी की सारी आप लोग बनाओगे। अब EMP में आते हैं, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन देखोगे तो एम्प्लॉय का फॉर्म खुल गया। अब एक एम्प्लॉय का फॉर्म खुल गया, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। बात समझ आ रही है? तस्वीर तो नहीं डाली तो नहीं डाली, वो अब हमारा नहीं, हमने बना के दे दिया ना। अब यूज़र उसमें तस्वीर डाले या नहीं डाले हमें क्या मसला भाई। इस तरह एक डमी के तौर पर मैंने, अब वो जो एंड यूज़र तैयार, मैं किस से तस्वीरें लूँ और ये लूँ वो लूँ, ठीक है तेरी मर्जी भाई, हमने तो बना के दे दिया। तो ये फॉर्म इस तरह बना हुआ है, तो इस तरह के फॉर्म्स आप बनाओगे, इस तरह चला के दिखाओगे, समझ रहे हो? तो ये आपका जो है वो मेन मकसद है, ये सॉफ्टवेयर, इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना। तो ये हमने उनके लिए बनाया था, हम अपने पास जो है वो प्रैक्टिस के लिए एक उसका बना लेंगे, किसका, सुपर स्टोर का बना लेंगे। सुपर स्टोर में इन्वेंट्री भी होती है, वो सारी होती है। तो आप लोगों के पास 2 दिन है, अभी हफ्ता भी है, इतवार भी है, मंडे को क्लास है, तो हफ्ता इतवार आप लोग देखें, वर्किंग करें, जितना हो सकता है कलेक्शन करें डेटा का। तो फिर हम जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मंडे से हम टेबल बनाएंगे, इसके बाद इसके फॉर्म्स बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल हमारे पास कौन से होने चाहिए, और फिर आप इसके फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करो, इफ्तिखार से बात करो, बोले सर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया है एक सुपर स्टोर का सॉफ्टवेयर बनाने का, इम्तियाज़ हो गया, मेट्रो हो गया, तो इनका सॉफ्टवेयर मुझे बनाना है, उससे हेल्प तो वो भी आपको गाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप लोग जो नहीं है, जिनके पास डेवलपर मौजूद नहीं है, अच्छा है कि आप लोगों के पास डेवलपर मौजूद है, वकास है, शाहरुख है, बहुत सारे लड़के हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, इनसे हेल्प लो। और मेरे पास तो देखो टाइम नहीं होता इतनी डिटेल देखने के लिए, तो मैं तो 2-2.5 घंटे जो दिन में निकालता हूँ वो निकालता हूँ। तो आप इंटरनेट पे तलाश करो, ठीक है, तो इसमें देखो कि क्या चीज़ हो सकती है। इंशाल्लाह मंडे से हम क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे। मंडे को हम इस पे जो है वो फॉर्म बनाना सीखेंगे। जो पहला फॉर्म था वो फॉर्म कैसे बनता है, इसको कहते हैं वेलकम स्क्रीन का फॉर्म, पहला फॉर्म। तो जो पहला फॉर्म था वो हम कैसे बनाते हैं, बना लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये